अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शोबिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में थ्रू आउट द डे नजर आए और ओवरऑल मार्केट के अंदर 43,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव क्लोजर हुआ। इट मींस इट्स अ गुड साइन, हेल्दी साइन, जिसके लिए इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे। और इस वीक के आगाज में जैसे एनर्जी नजर आ रही थी, जो एंथुजियाज्म देखा जा रहा था, वो आज के दिन भी विटनेस किया गया। ओवरऑल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन काफी हद तक मार्केट के अंदर रही और थ्रू आउट द डे मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस विटनेस की गई। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। डेली हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 43,282.27 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 43,750.25, लोअर वॉज 43,282.27, सेम एज द ओपनिंग, एंड फाइनली क्लोजर 43,694.76। अपने इंट्राडे हाई से हम कह सकते हैं माइनर नीचे 412.49 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 455.99 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 46.99 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 22.66 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे भी हैं जो डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आज भी लाइमलाइट में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.62 के इजाफे के साथ। 23.28 पे क्लोजर, 55.26 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टीआरजी पार्क सेकंड स्कॉट पे 6.37 का इजाफा देखा गया। 90.91 पे क्लोजर रहा। 31.21 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली यूनिटी 0.42 का गेन देखा गया। 32.04 पे क्लोजर रहा। 18.49 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स, मार्केट की परफॉर्मेंस। ओवरऑल हम देख रहे हैं कुछ पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस स्क्रिप्ट वाइज भी दिखाई दे रही है। इट मींस कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन चुकी है और एक रैली विटनेस की जा रही है। अगर एंट्रेंस थी तो अब जो है वो एग्जिट करने का भी टाइम आ चुका है। तो होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है आईएमएफ, जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा मार्केट जो है वो लेते हुए दिखाई देती है, क्योंकि इसके सेंटिमेंट्स जो है वो काफ़ी हद तक ड्रिवन इन तमाम न्यूज़ से होते हुए विटनेस किए जा सकते हैं। तो आईएमएफ के ऊपर रिपोर्ट देखें, फिर वापस आते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं। IMF एक आलमी मालियाती इदारा जो कि मुल्की मईशतों और उनकी बाहमी कारकर्दगी, बिलखुसूस ज़र मुबादला और बैरूनी कर्जाजात पर निगाह रखता है और उनकी मौशी फलाह और माली खसारे से निमटने के लिए कर्जे और तकनीकी मुआवनत भी फराहम करता है। कोरोना वायरस के मईशतों पर असरात के बायस IMF और अक़वाम मुत्तहिदा से वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान की जानिब से कर्जों पर नजरसानी की अपील की गई, जिसके बाद IMF की तरफ से मस्बत रवैया सामने आना एक कामयाब खारजा पॉलिसी की अलामत समझा गया। पाकिस्तान की मौशी शरह नमो गुज़श्ता माली साल में मनफी हो गई थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी कोरोना वायरस की पैदा करदा मनफी माशी असरात को ज़ायल करने के लिए हुकूमत की जानिब से सस्ते कर्जों की फराहमी के साथ शरह सूद भी कम की गई, जिसने मईशत को सहारा दिया। रिकवरी के आसार बरामद होना शुरू हुए। कोरोना की वबा ने जब दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी मुतासर किया, तो इस प्रोग्राम के तहत IMF से मजीद अदायगी को मौखर किया गया। ताहम इस प्रोग्राम के मुअत्तल हो जाने के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को कोरोना वायरस के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए अरबों डॉलर की रकम फराहम की, जो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थी। IMF प्रोग्राम उस वक्त इल्तवा का शिकार हुआ जब पाकिस्तान ने IMF की शराइत के तहत पावर सेक्टर के निर्खों में मजीद इजाफे को मौखर करने का फैसला किया, जिसके बाद से IMF का इस प्रोग्राम पर दूसरा नजरसानी जायजा इजलास नहीं हो सका। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के मौशी इक़्तिसादी आशारियों में कोरोना वबा के बावजूद बेहतरी आई है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान बड़ी सरअत से तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया की उभरती हुई मईशतों में हो रहा है और ये सब कुछ मौजूदा हुकूमत की माशी इस्लाहात की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। ओवरऑल काफ़ी हद तक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं जब टैरिफ का इशू आता है या IMF की तरफ से कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसे मेजर्स होते हैं जिनको हमें फॉलो अप करना होता है, उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर या फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। एट द सेम टाइम जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, तो जब 2 साल पहले की बात करें तो वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे थे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद
موجود ہیں ڈاکٹر اقدس افضل صاحب. آپ پروفیسر بھی ہیں, اکانومی پڑھاتے بھی ہیں, اکانومکسٹ بھی ہیں, ایکسپرٹ بھی ہیں, کیا کیا بولے جائیں. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف بوانی صاحب, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں پروگرام کے اندر. آپ ڈائریکٹر پی ایس ایکس ہیں, سی ڈی سی ہیں, این سی سی پی اور پریزیڈنٹ بھی ہیں غنی گلوبل گروپ کے. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے آغاز کریں گے ڈاکٹر اقدس سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, اوور آل اکانومک پوائنٹ آف ویو سے جب چیلنجز پاکستان کے بڑھنا شروع ہوئے, یا پھر ہم کہیں گے اوور آل اکانومک پوائنٹ آف ویو سے اسٹارٹ رہا 2 سال پہلے جب اس گورنمنٹ کا, اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جانا یا نہیں جانے کا سوچا جا رہا تھا, کتنا رول ہے آئی ایم ایف کا, کیا امپیکٹ ہوتا ہے اکانومی کے اوپر؟ دیکھیں آئی ایم ایف, تھینک یو فار دیٹ کویشچن, بہت اچھا کویشچن پوچھا آپ نے. اینڈ فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو دا پروگرام. آئی ایم ایف کا بہت ہی کلیدی کردار ہے ایمرجنگ اکانومیز کو اسٹیبلائز کرنے میں, اسپیشلی جس کو کہتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ. جب بھی آپ کی ایکسپورٹس اتنی زیادہ نہ ہوں کہ وہ آپ کی امپورٹس کو کور کر سکیں, تو آئی ایم ایف کا بہت ہی امپورٹنٹ کردار ہے. پاکستان بہت ہی چیلنجنگ سچویشن میں ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے, اور پچھلے دنوں کچھ پرابلم آ رہا تھا, لیکن اب لگتا یہ ہے کہ جو بھی کنسرنز آئی ایم ایف کے تھے وہ ایڈریس کر دی ہیں ہماری گورنمنٹ نے. کیونکہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ جو الیکٹرسٹی ٹیرف ہے اس کو بڑھانے کا خبر آ گئی ہے, تو یہ ایک سٹیکنگ پوائنٹ تھا. اس سے لگتا یہ ہے کہ ہمارا جو فیسلٹی جو آئی ایم ایف کے پاس موجود ہے, جو کہ تقریباً $6 بلین ہے, وہ پاکستان کو مل جائے گا. رائٹ, اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اور بھی گیسٹ موجود ہیں, ان کو بھی ویلکم کریں گے, لیکن ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. اسٹے ٹیونڈ. شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. فوری خبر ہو, رائے یا تجزیے, ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت, ٹاک شوز, خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش. پی ٹی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز, درست ہر وقت بر وقت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आईएमएफ के बारे में। अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अशरफ भवानी साहब, ओवरऑल आईएमएफ का इम्पैक्ट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक देखा जाता है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए काफ़ी हद तक ये ज़रूरी पैकेज समझे जाते हैं। कितना हेल्पफुल है ये? आईएमएफ का पैकेज पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा अभी, स्टेबलाइजेशन करने के लिए किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ख़ास तौर पे वो इकोनॉमीज़ जहाँ दो किस्म के इश्यूज़ हों, एक जिनके बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू हो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, और दूसरा जिस इकोनॉमीज़ की डेट्स बहुत हाई हों, कर्ज़े बहुत हाई हों। चूँकि रीपेमेंट्स के इशू आने हैं, आपको रीपेमेंट्स करनी, अगर आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, वापस नया लोन नहीं मिलेगा, और अभी आपकी अर्निंग कैपेसिटी उतनी आई नहीं है। अर्निंग तो वहीं से आएगी अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाए, इकोनॉमी की ताकत बढ़ जाए। तो अब वो आती है आस्ते आस्ते, तो उसको स्टेबिलिटी देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए ये आईएमएफ का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके फॉरेन एक्सचेंज के बैलेंस। अच्छा सर, हर बार हमें आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? एक बार मतलब चले गए, हमने अपने कर्ज लिया, सपोज़ अगर किसी से कर्जा लेना होता है, किसी को ज़रूरत होती है पैसों की, तो लिया, अपनी ज़रूरतें पूरी करी और उसके बाद उसके रिटर्न करके ख़त्म हो गई बात। हमेशा मतलब हर बार हमें ज़रूरत पड़ती है, ऐसा क्यों है? देखें, आईएमएफ के पास इटसेल्फ जाना कोई बुरी बात नहीं है। ज़रूरत इस बात, एक कारोबारी इदारे की तरफ अगर आप देखें तो एक कारोबारी इदारा एक प्रोजेक्ट के लिए कर्ज लेता है और उस प्रोजेक्ट पे प्रॉफिट कमा के वो कर्ज बैंक को वापस करता है, बल्कि वो अपने रिटर्न में इजाफा करता है, यानी जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट की होती है उससे ज़्यादा कमाता है उस बोरोड मनी पे। तो वो दूसरा फिर प्रोजेक्ट जब बढ़ाते हैं, वही कंपनी जब प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करती है फिर कर्जा लेती है। कौन सी कंपनी पाकिस्तान में अच्छी से अच्छी कंपनी उठाएं या दुनिया में उठाएं, वो कर्जा नहीं लेती। एंग्रो ग्रुप देख लें, माशाल्लाह हर एक बहुत अच्छा नाम है उसका फॉर एग्जांपल, लेकिन वो भी कर्जा लेते हैं जब वो एक्सपेंशन में जाते हैं। दुनिया के किसी ग्रुप को उठा लें, पाकिस्तान के किसी और अच्छे ग्रुप्स को उठा लें, तो कर्जा लेना इटसेल्फ इज़ नॉट एन इशू। इशू ये होता है कि आप उस कर्जे का इस्तेमाल सही करें और उससे इनकम में जनरेशन ज़्यादा बढ़ाएं। डॉक्टर अकदस साहब कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? मैं विद रिस्पेक्ट थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा आपकी, बट विद रिस्पेक्ट मैं ये कहूँगा कि आईएमएफ हमारा 23rd प्रोग्राम है और हम हर कुछ साल के बाद आईएमएफ के पास चले जाते हैं। आई थिंक जो सर ने एग्जांपल दिया है वो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह वैलिड है, अपनी जगह वैलिड है, लेकिन इन द केस ऑफ अ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज़ के केस में जब आप बार बार आईएमएफ के पास जा रहे हैं, वो आप इसलिए जा रहे हैं कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उनकी दुनिया में मांग नहीं है, एंड देयर इज़ अ कांस्टेंट गैप बिटवीन योर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, और उस गैप को कवर करने के लिए आपको बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, वरना आपके पास इतने डॉलर भी नहीं होंगे कि यहाँ पे कोई एलसी खुलवाई जा सके। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, और आई थिंक आईएमएफ के पास जाना एक प्रॉब्लम है। जब भी कोई कंट्री आईएमएफ के पास जाती है वो प्रॉब्लम में होती है तो आईएमएफ के पास जाती है। तो ये थोड़ी सी मैं विद रिस्पेक्ट
करेक्शन देना चाहता था। ओके सर, मार्केट के ऊपर आते हैं। अशरफ साहब बताइएगा कि मार्केट में एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है, इस वीक का स्टार्ट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हुआ, क्या कहेंगे? देखें, एक तो ये साल का एंड प्रोग्राम है तकरीबन, नेक्स्ट कल आखिरी दिन होगा इस साल का, तो एक ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट को एक दिन या एक वीक के लिहाज से नहीं देखना चाहिए, ये पूरे साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखना ज़रूरी है। राइट। और अगर आप पूरे साल की परफॉर्मेंस में देखें तो पीछे 2-3 साल मार्केट काफ़ी, 2 साल पहले मार्केट काफ़ी डिक्लाइन की, चूँकि हमारी इकनॉमिक पोजीशन बहुत डिक्लाइन कर गई थी, राइट। ख़ास तौर पे जिस 2 साल पहले की बात है। इस साल के बिगिनिंग में वो इकॉनमी रिकवर होना शुरू हो गई थी पिछले साल के एंड से, और मार्केट को ही बिगिन किया था, मार्केट ने इस साल की बिगिनिंग में 40,700 के पॉइंट के करीब थी। एग्जैक्टली। सो अगर आप आज की मार्केट तकरीबन देखें तो 3,000 पॉइंट्स आप पे, जो कि 6-7% के करीब बनती है, 7%। लेकिन सर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस हमारे पास विटनेस वही किए मैं गए कह इस रहा हूँ साल के कि अंदर। जी, उसको मैं अब यूँ अर्ज करूँ कि उस पोजीशन से मार्केट ने एक स्टीप डिक्लाइन लिया इन मार्च, जब मार्केट डिक्लाइन करते हुए बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन इंटरनेशनली, एंड जब इसका इम्पैक्ट लोकली भी आना शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुए, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया, तो वो 27,000 के पॉइंट्स की सतह पे आ गई थी, जो एक स्टीप डिक्लाइन था। तो ये जो मार्केट्स होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, ओवर करेक्शन होती है उसमें, और ओवर रिएक्शन भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ साइड्स पे। तो वो जो जब उस मार्केट में पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इतना इम्पैक्ट नहीं आया जो दुनिया की मार्केट्स पे बिकॉज ऑफ द कोविड आया था, खुदा के फजल से, राइट। और हमारे यहाँ कोविड ने इस तरीके से डैमेज नहीं किया, बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको हैंडल किया, टैकल किया स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ। सर डॉक्टर अकदस साहब से पूछना चाहूँगी, ओवरऑल इस साल को सम अप करें तो कैसे करेंगे स्टेट बैंक की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए? देखें, इस साल को अगर सम अप किया जाए तो मैं गवर्नमेंट को कुछ एरियाज़ में बहुत अच्छी कारकर्दगी करते हुए देखा है मैंने, और कुछ चीज़ों में कुछ शॉर्ट कमिंग्स रह गई हैं। जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस की गई है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं उसके बारे में, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा ये कि करंट अकाउंट, जो आपका करंट अकाउंट है वो भी सरप्लस में चल रहा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कोरोना भी हमारे पास इस साल मौजूद था, उसको मद्देनजर रखते जी, हुए उसको मद्देनजर रखते हुए तो गवर्नमेंट ने बहुत ही समझदारी से और बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, एक प्रूडेंट अंदाज में इस सारे मामले को लेकर के चलें, क्योंकि आप ये समझती हैं और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का इदराक है कि हमें गरीब मुल्क हैं और हम उस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते। यहाँ पे लोगों को निकलना है, अपना रोज़गार बनाना है। तो आई थिंक उस लिहाज में उस एरिया में मैं गवर्नमेंट को फुल पॉइंट्स दूंगा, मैं उनको A+ दूंगा इसके ऊपर कि उन्होंने बहुत ही समझदारी से इस चीज़ को डील किया। अब कुछ चैलेंजेस रह गए हैं, जिसमें मेरे नज़र में सबसे बड़ा चैलेंज है प्राइवेटाइजेशन का मामला, जिस एक बहुत ही एम्बिशियस एजेंडा पे गवर्नमेंट चल पड़ी है। इस टाइप का है कि उस पे ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा जो है ना अपने नंबर गेन कर लेते हैं अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं। उस पे ऐसे ज़्यादा कोई एलिगेशंस लगा दी जाते हैं कि वो बीच में स्टॉप हो जाता है। एग्री करते हैं आप अशरफ साहब मेरी बात से? अपोजिशंस तो जब भी आप देखें हमेशा सारी अपोजिशन ने पाकिस्तान में इसी तरीके से किया। इसीलिए कहा जाता है कि इकोनॉमिक एजेंडा पे एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, जो कंट्री के इंटरेस्ट में हो, जो मुल्क के इंटरेस्ट में हो, जो सेल्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ना हो। तो आई थिंक प्राइवेटाइजेशन इज़ दी नीड ऑफ द आवर, और उसको करना चाहिए, होना चाहिए। और ज़ाहिर है उसमें चैलेंजेस बेशुमार हैं, बट आई होप कि 2021 शुड बी ए ईयर जब ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर सकेंगे। सर आप भी ईयर को सम अप कीजिए कि कैसा दिखाई दिया 2020 विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, हमने उसे टैकल किया स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार करके। मेरा ये ख्याल है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आना इस साल के बिगनिंग से ही शुरू हो गई थी, और अगर ये लॉकडाउन ना होता तो ये सूरत हाल मज़ीद बेहतर होती। ये कोविड आने की वजह से, लेकिन कोविड आने की वजह से सिचुएशन थोड़ी ख़राब हुई। बट आई थिंक कोविड के बाद जिस तरह रिकवरी इस इकोनॉमी ने शो की है, रेजिलियंस शो की है, और उसके साथ साथ कुछ कोविड के बेनिफिट्स भी हमें मिले हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है देखना। ऑयल के इंपोर्ट बिल्स की बात की जाए, 2-3 बेनिफिट्स हैं। एक तो जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑयल की प्राइसेस कम होने की वजह से, इंटरनेशनली डिमांड कम होने की वजह से पाकिस्तान को ऑयल प्राइसेस में बेनिफिट आया।
जिसने हमारे यहाँ उस बेनिफिट को ट्रिकल डाउन किया और इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आया। लेकिन आई थिंक 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं जो इस कोविड की वजह से हुकूमत को करनी पड़ी या हुकूमत ने की और इंटरनेशनली भी हुई। 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो जिस तरह स्टेट बैंक ने पॉजिटिवली और फास्टली रिएक्ट किया और इंटरेस्ट कॉस्ट को कम किया, उससे कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी और उससे ये भी हुआ कि वो पैसा जो फिक्स इनकम में पड़ा हुआ था वो डाइवर्ट हुआ टुवर्ड्स द इक्विटी साइड ऑफ द मार्केट। तो एक तो ये पॉजिटिव बहुत डायरेक्शन थी दोनों हवाले से, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से भी और दूसरी तरफ मार्केट के लिए भी, चूँकि इक्विटी का लिक्विडिटी का वहाँ फ्लो आया। दूसरी तरफ मेरा ये ख्याल है कि जो कोविड की वजह से इंटरनेशनल डिमांड जो थी वो भी पाकिस्तान की तरफ मूव हुई। वो इस तरह के टेक्सटाइल सेक्टर में कुछ कंट्रीज़ में कोविड की वजह से बुरी तरह अफेक्ट हुए, ख़ास तौर पे इंडिया, और उनकी बहुत सी डिमांड पाकिस्तान को डाइवर्ट हुई और जिसकी वजह से आज हमारी टेक्सटाइल ऑर्डर बुक्स हैं अगले 6 से 12 महीने तक के लिए, डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज, जो अच्छी कंपनीज हैं उनकी फुल हैं। उनकी तो जीडीपी ग्रोथ पे भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है इस साल की, अगर तो उसकी वजह से इंटरनेशनली जो डिमांड जो टेक्सटाइल की ऑर्डर्स हैं वो हमारी तरफ मूव हुए। उसके अलावा चाइना से भी, चाइना की अपनी ग्रोथ भी देखते हुए और चाइना की भी कुछ चीज़ें हमारी तरफ डाइवर्ट हुई, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल के हवाले से जो चाइना के पास डिमांड जाती थी। तो आई थिंक इसलिए हमारे लिए टेक्सटाइल में काफ़ी पॉजिटिविटी है, जिसका एक इम्पैक्ट तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे हमारे आया है। हम देखें काफ़ी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 2020 की बात करें तो अक़दस साहब 2021 में क्या चैलेंजेस होंगे, क्योंकि एक सिवियर वायरस जो कल पाकिस्तान में देखा गया है, कराची में 3 जो है वो मरीज उनमें तशखीस की गई है, उनके बारे में प्लीज बताइए। तो 2021 में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? 3 चैलेंजेस मेरे नज़र के सामने हैं। नंबर 1, जैसे कि आपने बताया, कोविड-19 की रिपीटेड वेव्स आना शुरू हो जाएगी। तो सेकेंड वेव चल रही है, रिपीटेड वेव्स आ सकती हैं, वायरस म्यूटेट कर सकता है, इकॉनमी का मज़ीद क्या कहना चाहिए बंद करने की तरफ जा सकते हैं। तो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, इसलिए चाहिए यही कि जो भी SOPs हैं उनका कम्प्लीटली उनको फॉलो किया जाए। अभी बस आपके प्रोग्राम के लिए मैंने मास्क उतारा है, जैसे आपको पता है, और आपकी इजाज़त से हम सब ने मास्क लगाया हुआ था। ये बहुत ज़रूरी है। तो कोविड-19 इज़ अ वेरी बिग डेंजर। नंबर 2, ये सारा प्रोसेस जो प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है, द गवर्नमेंट हैज़ टू मैनेज दिस वेरी वेरी केयरफुली, कि बहुत बड़े इदारों को आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड पाकिस्तान रेलवेज़। इसको उस नहज पे मत ले जाएं कि ये चीज़ आपके लिए एक प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाए इन टर्म्स ऑफ सोशल अनरेस्ट। तो इसको बहुत केयरफुली मैनेज करें। और तीसरा चैलेंज वो है FATF। उसको भी बहुत केयरफुली, उसकी तरफ जितनी भी मूवमेंट हुई है, प्रोग्रेस हुई है, इट मस्ट कंटिन्यू, और उनको बिल्कुल ये मौका नहीं देना चाहिए कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के बारे में सोचें। तो ये 3 चीज़ों को, 3 चैलेंजेस हैं, FATF, वायरस और इसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन आपने कहा। डॉक्टर साहब जिनका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, सर आप उससे एग्री करते हैं? प्लीज 1 लाइनर मुझे आंसर दीजिए, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं इनकी डॉक्टर साहब की बातों से एग्री करता हूँ। तीनों चैलेंजेस, खासतौर पर कोविड तो ऐसा चैलेंज हो जो किसी से भी कंट्रोल, मतलब इस अननोन वन इशू। तो अल्लाह करे जिस तरह अल्लाह ताला ने पहले सपोर्ट की, अगर इसी तरह अल्लाह की मदद रही हमारे साथ, तो इंशाल्लाह हम इससे निकल जाएंगे। इंशाल्लाह निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच। अशरफ बवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अक़दस साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। कल ईयर की पूरी परफॉर्मेंस पे हम कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें और डिटेल डिस्कशन करें। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।